वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अब पहली चीज तो ये आती है कि दोनों में फर्क क्या है और फिर हम इसको डेल्टा प्लस में कंसर्न क्यों कह रहे हैं। तो अगर हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न की जब बात करते हैं, तो जब भी कोई म्यूटेशन पाया जाता है रिसर्च में या टेस्टिंग में, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हर एक म्यूटेशन जो है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो एक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है। लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो हानि कर सकते हैं और इसलिए वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ये हो सकता है कि इस अब नए जो म्यूटेशन है, जो नया वेरिएंट आया है, शायद उसमें ये शक्ति हो कि वो ज़्यादा जल्दी फैलता हो, इन्फेक्शियस ज़्यादा हो, जैसा हमने अल्फा वेरिएंट में देखा और डेल्टा वेरिएंट में देखा कि वो एकदम ज़्यादा इन्फेक्शियस था, इसलिए सेकेंड वेव में इतने ज़्यादा केसेस बहुत छोटे समय में हुए जी। दूसरा ये हो सकता है कि क्या ये वेरिएंट ज़्यादा विरुलेंट है, ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर रहा है, फेफड़े में एकदम अटैक कर रहा है और लोगों की ऑक्सीजन एकदम कम हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। तीसरा हमें ये कंसर्न रहता है कि ये वेरिएंट जो है इसमें कोई इम्यून एस्केप मैकेनिज्म तो नहीं हो रहा, कि जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसका असर कम हो गया है, या जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन होकर इम्यूनिटी हुई है नेचुरल वे से वो कम हो गई है और फिर से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, या दवाइयाँ अब असर नहीं कर रही। और चौथा ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वेरिएंट जो है ये अब टेस्ट में पिकअप नहीं हो रहा और हमें अपने टेस्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो RT-PCR हम टेस्ट करते हैं। yes. तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अगर हम इस डेल्टा प्लस की बात करें तो अभी हमारे पास केसेस कम है, लेकिन क्योंकि ये डेल्टा लीनिएज से है, डेल्टा वायरस से ही डेवलप किया है, इसलिए लोगों को ये चिंता रहती है कि अगर इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है कि ये मोर्टेलिटी भी ज़्यादा करे, हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा करें, इसलिए अभी सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि हम वेट करें कि जब ये ज़्यादा फैलेगा तभी हम कुछ एक्शन ले। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की बात करें, ये इफेक्टिव तो है। ये हो सकता है कि वैक्सीन की एफिकेसी कुछ कम हो जाए, जैसे हम कहते हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी मान लो 85% है, हो सकता है कि वैक्सीन की एफिकेसी अब कुछ कम होकर 75% हो जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे WHO का ये कट ऑफ है कि अगर आपकी वैक्सीन की एफिकेसी 50% से ज्यादा है तो वैक्सीन कामयाब है, वो इफेक्टिव है। तो क्योंकि हमारी अभी तक जो वैक्सीन हमारे पास हैं उनमें एफिकेसी काफी ज्यादा है, तो हमारे पास थोड़ा बफर है, हमारे पास थोड़ा सा गैप है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अगर वेरिएंट से वैक्सीन की एफिकेसी कुछ कम भी होगी तो भी इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन हमें इसको स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे न्यू वेरिएंट्स आएंगे तो ये बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीन एफिकेसी देखें, क्योंकि अगर ये लगेगा कि वैक्सीन की एफिकेसी बहुत कम हो रही है तो हमें अपनी वैक्सीन स्ट्रैटेजी भी कुछ हद तक चेंज करनी पड़े। तो अभी तक जो डेटा है वो सजेस्ट करता है कि ये इफेक्टिव होंगी, लेकिन हमें और डेटा चाहिए, क्योंकि डेल्टा, जैसे आप कह रहे हो कि अभी तो सिर्फ 40 से करीब केसेस हैं, तो 40 केसेस पे तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वैक्सीन कितनी कामयाब है। जैसे केसेस बढ़ेंगे और जैसे लैब में इसमें रिसर्च होगी कि ये अगर हम देखें कि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वैक्सीन से बनती हैं वो डेल्टा प्लस में कितना असर करती हैं, तब हम पूरी तरह से कह पाएंगे कि वैक्सीन की अब एफिकेसी कितने परसेंटेज है, उतनी है या थोड़ी कम हुई है। लोगों का ये मानना है कि वैक्सीन की एफिकेसी कुछ हद तक कम होगी, लेकिन तब भी वो कामयाब रहेंगी। अगर हमें तीसरी लहर से बचना है तो 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे ज्यादा जरूरी तो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो या अल्फा वेरिएंट हो, अगर हम 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, सब लोग मास्क लगा के रखेंगे, हाथ धोएंगे, भीड़ नहीं इकट्ठी होने देंगे, तो हम किसी भी वेरिएंट को आगे फैलने नहीं देंगे और हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे। साथ साथ सर्वेलेंस की जरूरत है, हम हर जगह टेस्टिंग करें, देखें कि वहां पे कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वहां पे केसेस तो नहीं बढ़ रहे, पॉजिटिविटी रेट क्या है, हॉस्पिटल एडमिशंस क्या है, उसके बेसिस पे वहां पे स्ट्रैटेजी बनाए, मिनी लॉकडाउन करे, जिससे केसेस एकदम हम ना बढ़ने दें और वेव को ना आने दें। तीसरी चीज है कि हम वैक्सीनेशन को पूरी तरह से बढ़ाएं, जितने ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे उतने ज्यादा लोगों को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और ये 3 अगर हम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे तो या तो हम वेव को डिले कर सकते हैं, वेव में केसेस कम होंगे और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम अभी तक देखें कोविड का सारे वेरिएंट्स की बात करें, चाहे हम अल्फा, बीटा,
डेल्टा गामा या डेल्टा प्लस की बात करें, वनरेबल पॉपुलेशन वही है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, सबसे ज्यादा सिवियर इलनेस उन्हीं में होता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनको वैक्सीनेट लगाएं, स्पेशली जो गांव में लोग हैं जिनको इतना फैसिलिटीज नहीं है, उनको आगे आके सपोर्ट करें वैक्सीन लगाने के लिए, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, फेफड़े कमजोर हैं, डायलिसिस पे हैं या कीमोथेरेपी पे हैं, इन लोगों को वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर कोविड होगा तो वो ज्यादा सिवियर हो सकता है। ये हमेशा लोगों को डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों में अब ज्यादा सिवियर कोविड होगा। अभी तक कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो ये कहता है कि बच्चों में कोविड जो नया वेरिएंट्स है उससे ज्यादा सिवियर कोविड होगा। बच्चों में अभी तक भी जो कोविड इन्फेक्शन हो रहा है वो माइल्ड ही होगा, ज्यादा सिवियर कोविड इन्फेक्शन उनमें नहीं है। और अभी तक हमने जो देखा है वैक्सीन ट्रायल के दौरान, जो बच्चों में टेस्टिंग किया है और अपना ही जो सर्वेलेंस डेटा है, उसमें यह भी पाया गया कि काफी हद तक बच्चों में एंटीबॉडीज बन चुकी है कि उनको कोविड हुआ है, माइल्ड हुआ, उनको पता भी नहीं चला और वो प्रोटेक्टेड हैं। तो अगर हम सीरो सर्वे की बात करें तो आईसीएमआर पूरे देश का सीरो सर्वे तो कर रहा है, लेकिन जो लिमिटेड सीरो सर्वे बच्चों में हुआ है उसमें यह देखा गया कि बच्चों में ऑलरेडी इन्फेक्शन होकर काफी हद तक बच्चों में इम्यूनिटी आ चुकी है।